Hello everyone. So this is day 5 of NEET 2025 preparation and today's topic is Calvin cycle which is very important. Chapter है photosynthesis in higher plants class 11th right? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्यादातर टॉपिक अभी 11th क्लास के आ रहे हैं लेकिन सून अभी मैं क्लास 12th के टॉपिक्स भी लेके आऊंगी which is going to be like very helpful for you to crack your examination and improve your marks. So शुरू करते हैं इस कैल्विन साइकिल को सबसे पहले। देखिए कैल्विन साइकिल अगर हम इस साइकिल की बात करें तो इसके जो अदर नेम्स है देखिए यहाँ पे ओके। सो कैल्विन साइकिल क्या होती है? कैल्विन साइकिल देखिए कैल्विन साइकिल क्या होती है, हम शुरू करते हैं थोड़े बेस से। जैसे हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस ये आपको पता होगा, बट मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस दो डिफरेंट फेजेस में होती है। सबसे पहला होता है इसका लाइट फेज, लाइट फेज या फिर हम इसको लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं डार्क फेज। डार्क फेज दूसरा फेज होता है इसका। लाइट रिएक्शन जो कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिना लाइट के यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी ही नहीं। तो लाइट रिएक्शन में होता क्या है, इसी में फोटोफोस्फोराइलेशन स्टेप आता है। इसी के अंदर कौन सा स्टेप आता है? इट इज फोटोफोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन फोटोफोस्फोराइलेशन से रिलेटेड वीडियो जो है मैंने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो में बनाई हुई है, तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फोटोफोस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है लाइट फेज में। होता क्या है यहाँ पे, इस फेज के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल और NADPH ये कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि बनते हैं। और डार्क फेज में क्या करना है हमें, हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो जिसको हम C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, लाइट डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोल रहे हैं, यहाँ पे इन्हीं दोनों एनर्जी को यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज करते हुए हमें क्या बनाना है, हमें ट्राइयोस फॉस्फेट बनाना है। ट्राइयोस फॉस्फेट, ट्राइयोस फॉस्फेट का मतलब है यहाँ पे कुछ 3 कार्बन कंटेनिंग एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलेंगे, राइट? और जब ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे तो उसी से हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि हम कर क्यों रहे हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एटीपी और NADPH को यूटिलाइज करके हमें ट्राइयोस फॉस्फेट बनाना है। कैसे बनेगा, वो प्रोसेस क्या है, वो कैसे बनेगी, उसको हम आज पढ़ने वाले। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस स्लाइड पे जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या बताना चाह रहा है। देखिए सबसे पहले हम इस कैल्विन साइकिल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, यानी कि एनवायरमेंट में जितने भी एनिमल्स हैं हम लोग सब ब्रीद आउट करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को रिलीज कर देते हैं। तो एनवायरमेंट में इतनी सारी CO2 है, तो ऑब्वियसली प्लांट क्या कर सकते हैं, उस CO2 को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि कैल्विन साइकिल जो है, ये पाथवे जो होता है, ये ऑल और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में एग्जिस्ट करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी प्लांट में अगर C4 हो रही है तो उसमें C3 नहीं हो सकती। C3 तो यूनिवर्सल है, वो सबके अंदर होने वाली है। क्लियर है? तो बेसिकली कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जितने भी हमारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, कॉटन, राइस, स्वीट पोटैटो एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। देन उसके बाद we are going to use ATP and NADPH to convert the CO2 to glucose and other sugar molecule। कुछ तो ग्लूकोज के अलावा कुछ दूसरे शुगर मॉलिक्यूल भी अगर प्लांट की रिक्वायरमेंट है बनाना तो वो बना सकता है विद द यूज ऑफ दिस साइकिल। क्लियर है इतनी सी बात? तो कैल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन बोलेंगे। डार्क रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। छोटी छोटी सी बातें होती है जिसपे ध्यान देने की जरूरत है और वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि जनरली हम क्या होता है, हम जो भी हमारी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं उसको कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो बहुत ही सिंपल बात छुपी हुई है कि उसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो हम ध्यान नहीं जाता। तो अब आपको मैंने समझा दिया है कि व्हाई इट इज नोन एज अ डार्क रिएक्शन और डार्क फेज, बिकॉज दिस डज नॉट रिक्वायर्ड एनी लाइट, लाइक विदाउट द लाइट इट इज जस्ट इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ द लाइट, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है ATP और NADPH उसको यूटिलाइज करेंगे, प्लांट CO2 को फिक्स करेगा और हमारे पास एक शुगर मॉलिक्यूल बन के आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन जो है हमारे पास स्ट्रोमा है, यानी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट गिवन है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो फ्लूइड होता है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं, वहीं पे हमारे पास डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में।
क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में, ये देखिए ग्रेना, ये देखिए यहाँ पे आपके पास लाइट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट मिल जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं लीव्स के मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जहां पे फोटोसिंथेसिस रेट सबसे ज्यादा हाई, ठीक है। उसके तो कैल्विन साइकिल हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स में होती है। द फर्स्ट वन इज अ कार्बन फिक्सेशन, देन द सेकंड वन इज अ रिडक्शन, carbon fixation which is known as a carboxylation, the second one is a reduction and the third one is a regeneration। तो वन बाय वन डील करते हैं कि किस तरीके से हमारे ये स्टेप्स प्रोसीड होते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास कैल्विन साइकिल विच इज वेरी इजी एंड लाइक इजी टू अंडरस्टैंड साइकिल है ये। तो ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है और उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में ये साइकिल रन हो रही है, यानी कि स्ट्रोमा मतलब उसका जो फ्लूइड पोर्शन है वहां पे रन हो रही है। तो देखिए किस तरीके से हम इस साइकिल को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करें जिसको हमने क्या बोला था, कार्बोक्सिलेशन, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो था कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, उस एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर जो है वहां से CO2 मॉलिक्यूल आएगा, CO2 मॉलिक्यूल आएगा और CO2 मॉलिक्यूल एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। इस 5 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इट इज RUBP। फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। इट इज राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बिकॉज इट इज 5 कार्बन, है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। जो एंजाइम यहाँ पे होता है वो होता है रुबिस्को। रुबिस्को जो है डुअल रोल परफॉर्म करता है जिसमें कार्बोक्सीजनेज और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है। ये होती क्या है? रुबिस्को एंजाइम इतना स्पेशल है कि अगर एटमॉस्फेयर में कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो उस केस में ये अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी पे स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए स्पेशल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, pH 8 पे ये काम करता है। लाइक pH एंड टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू वर्क टू बेसिकली टू फंक्शनल, टू बिकम फंक्शनल इन एनी सिस्टम, बिकॉज एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स देयर pH एंड टेम्परेचर एंड देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपके पास रुबिस्को एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये जो 5 कार्बन का रुबिस्को है विच इज दिस RUBP along with 3 कार्बन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, 3 CO2 मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल बनाता है। देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है वो इमीडिएटली स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल में। आप देख सकते हो स्प्लिटिंग यहाँ पे दिख सकती है आपको। ये जो 6 कार्बन है ना ये टूट गया यहाँ पे और 3 कार्बन के स्टेबल इंटरमीडिएट बनाए हैं जिसको हमने क्या बोला है? 3 फॉस्फोग्लिसराइड। क्या बोला है? 3 फॉस्फोग्लिसराइड। क्लियर है इतनी सी बात? अब देखिए एक मॉलिक्यूल के लिए और फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हमें चाहिए 2 ATP। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए कितने चाहिए? 2 ATP चाहिए। हमारे पास कितने हैं आपके पास CO2? 3 है। तो हमें कितने ATP चाहिए होंगे यहाँ पे? दिस स्टेप इज एक्चुअली रिडक्शन। अभी तक का जो स्टेप था वो हमारे पास था कार्बोक्सिलेशन। नाउ दिस स्टेप इज रिडक्शन जिसमें 6 ATP मॉलिक्यूल रिड्यूस होंगे और 6 ADP मॉलिक्यूल बनाएंगे और 6 NADPH भी चाहिए होंगे जो कि 6 NADP प्लस बनाएंगे, यानी कि रिडक्शन फेज है ये। यहाँ पे एनर्जी जो थी वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब जब रिड्यूस होंगी तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, देखिए हमारे पास 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है जिसमें से एक मॉलिक्यूल यानी कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे सुक्रोज। एनसीईआरटी में देखिएगा सुक्रोज एंड स्टार्च बनाने में। सुक्रोज एंड स्टार्च क्या? सुक्रोज हमारे पास सिंपल शुगर है, स्टार्च हमारे पास कॉम्प्लेक्स शुगर है। जो रिमेनिंग 1 बचा, जो एक एक्स्ट्रा जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बच गया उसको हम क्या करेंगे? ये देखो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ये वापस से रीजनरेट हो जाएगा RUBP के अंदर, राइट। और इस स्टेप के अंदर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल होंगे ना, जो मॉलिक्यूल है 3 कार्बन तो हमने यहाँ पे ले लिया है ना, तो हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल है उसके 5 मॉलिक्यूल्स है, इनको वापस से हम रीजनरेट कर लेते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? एक चीज देखिए, ये जो टोटल यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 15 कार्बन बन रहे हैं यहाँ पे, 15 कार्बन। ये कैसे बने होंगे अब आप खुद सोचिए। जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को लिया था, तो यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP को लेना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास इस पूरे स्टेप में 18 कार्बन होंगे, 18 कार्बन होंगे, जिसमें से 3 कार्बन को हमने पहली ही साइकिल में यूटिलाइज कर लिया है सुक्रोज और स्टार्च बनाने के लिए। लेकिन इस साइकिल को ग्लूकोज बनाना है तो कितनी बार
बेसिकली इसको रन करना पड़ेगा 2 टाइम्स, यानी कि एक बार में 3 कार्बन मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल बना है, हमें चाहिए 6 कार्बन का ग्लूकोज, तो इसको डबल टाइम रन करना पड़ेगा। तो ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये तो एक बार में रिलीज हो गया, बाकी कितना बचा? 18 में से 3 कार्बन माइनस कर देंगे तो 15 कार्बन बच गया ना, तो 15 कार्बन वापस से आरयूपीपी बनाने में यूटिलाइज हो जाएंगे। दिस इज रीजनरेशन स्टेप। क्लियर इतनी सी बात? तो आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर हम बात करें टोटल हमारे पास 6 जो CO2 मॉलिक्यूल है, जिससे हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, जिसमें टोटल 18 एटीपी है ना। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे 6 एटीपी ये हो गया और 3 एटीपी ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 9 एटीपी। लेकिन इस स्टेप ये जो साइकिल है इसको कितनी बार रन करना है? 2 बार करना है, तो टोटल एटीपी कितने हो जाएंगे? 18 एटीपी। क्लियर है? टोटल NADPH काउंट करते हैं, यहाँ पे कितने? 6 है, लेकिन ये साइकिल कितनी बार रन होगी? 2 बार, तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे? 12 NADP मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास, NADPH मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, तो जब वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा तो उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें हमारे पास लास्ट में 18 ADP होंगे और हमारे पास 12 जो है वो NADP रहेंगे। इतनी सी बात क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से और बेसिकली अच्छे हो जाएं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP and NADPH required for every molecule of CO2 fixed in the Calvin cycle। एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हमें 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH चाहिए, तो this is going to be your correct answer। Next is how many ATP and NADPH required for the synthesis of 1 molecule of glucose। yes, अभी पढ़ा था हमने, हमें चाहिए टोटल 18 ATP, yes, and 12 NADPH2, right? तो C is going to be your correct answer। तो आई होप ये कैल्विन साइकिल आपको अच्छे से लर्न हो गई होगी। हाउ लाइक examiner can ask number of question just to modify the different parameters कि इसमें अभी आपको ग्लूकोज दिया है तो मान लीजिए यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल देता, यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोल देता, तो यहाँ पे कितने हो जाते फिर? 9 ATP and 6 NADPH, राइट? क्योंकि एक ही बार साइकिल रन होती है ना। So this supposed to be your answer if the condition was कि because of यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जगह यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस तरीके की वीडियो आपके पास आती रहेंगी ताकि आपकी रिविजन जो है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। सो थैंक यू सो मच।